मेरे साथ किरण प्रभाकर मौजूद हैं। पढ़ी लिखी महिला हैं, संभ्रांत परिवार से आती हैं। तमाम सुख सुविधाएं थी इनके पास, बावजूद इसके इन्होंने अपने गांव में रहना ऑप्ट किया है। गांव में रह ही नहीं रही हैं, बाकायदा इन्होंने गांव में कई सारे ऐसे काम किए हैं जो एक माइलस्टोन की तरह है। मेरे साथ किरण प्रभाकर हैं, उन्हीं से पहला सवाल लेते हैं। मेरा पहला सवाल, अच्छे जगह से पढ़ाई लिखाई हुई, संभ्रांत परिवार से आती हैं, फिर गांव में बसने का सोचा क्यों? गांव की बेटी हूँ तो बेशक पहले सोचूंगी गांव के बारे में, और जब सोचा तो गांव में बसने आ गई। उस गांव के लिए तो सोचना बनता है जिस गांव में मैंने जन्म लिया, मेरी परवरिश हुई, मेरे लोग हैं सारे जिनके बीच में बड़ी हुई। इसलिए मेरे को गांव शहर से कोई मतलब नहीं। शहर से भी मैं तो पूरा जीवन उधर बीता है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मुझे उधर से कहीं ज़्यादा आनंद आ रहा है अपनों के बीच में, अपने गाँव में। मैम, मेरा दूसरा सवाल है कि आप समाज सेवक के सेक्टर में काम करती हैं। मेरी जानकारी है, मैंने ब्रोशर देखा है, उसमें ये है कि आप कई सारे लोगों को तीर्थाटन करा चुकी हैं, पेड़ लगवा चुकी हैं, मंदिर का जीर्णोद्धार करा रही हैं। तो ये किस सोच के तहत कर रही हैं? क्या सोच है, विजन क्या है आपका? बिहार समृद्धि। बिहार समृद्धि मेरे लाइफ का मेरा लक्ष्य है, पर्पस, उद्देश्य, सपना, जो मेरे रग रग में, मेरे हर धड़कन में बसा हुआ है कि मैं अपने बिहार के लिए वो करूं जिसकी ज़रूरत है। आप भारत के सारे स्टेट्स को देखिए, सबका क्या स्टेटस है, और फिर हमारे बिहार पर आ जाइए, आप अंतर समझ लेंगे। किस बेटी को अपना मायका बुरा लगता है, आप बताइए? किस आदमी को अपनी जन्मभूमि खराब लगती है? उसका शिकायत, अब भले वो खराब में रह ले, दुख तकलीफ में रह ले, लेकिन उसका शिकायत किसी को नहीं बर्दाश्त होता है। बेशक आप भी जब बिहार से बाहर जाते होंगे, अगर कोई बिहारी गाली जैसा चाहे बिहार से है, तो जो झिझक होती है आपको बताने में, वो झिझक मिटाना है। मैं बिहार के समृद्धि के लिए जो काम कर रही हूँ, वो समृद्धि लोगों के जनजीवन में, यहाँ के मान सम्मान में, यहाँ के पर्यावरण में। और इसकी शुरुआत मैंने की है अपने जन्मभूमि काराकाट संसदीय क्षेत्र से, क्योंकि सेवा करने के लिए आप कोई एक तो क्षेत्र लेंगे ना शुरुआत के लिए, चाहे मेरा गांव लीजिए, चाहे मेरा डिस्ट्रिक्ट लीजिए, या फिर वो असेंबली कंस्टिट्यूंसी लीजिए, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी लीजिए। तो हमने एक बड़ा दायरा देखा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं सक्षम हूँ, सामर्थ्यवान हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो मैंने संसदीय क्षेत्र को चुना काम करने के लिए। और ये सब जो कुछ आपने पूछा ना कि सबको तीर्थ यात्रा क्यों कराना है, वृक्षारोपण क्यों, तो ये बिहार समृद्धि को लेकर के हैं। जिस घर की महिलाएं, आप सोचिए, नाखुश रहेंगी, उनके सपने दम तोड़ते रहेंगे उनके ही जीवन में, उनकी आंखों के सामने आंसू बन के निकलेंगे, वो प्रदेश कभी समृद्ध होगा क्या? जहाँ महिलाओं को घर में मान सम्मान नहीं है, 10 रुपए के लिए वो किसी और के मूड पे डिपेंडेंट हैं। उनके मन में अपनी दो ही ख्वाहिशें होती हैं कि कोई ज्वेलरी मेरे पास होती, या फिर मैं कोई अयोध्या, काशी, बद्रीनाथ, गंगा सागर, मतलब जो जो मेरी मम्मी नाम लेती है तीर्थों के, उन तीर्थों पे जाती, लेकिन किसी भी अभाव से, पैसे के अभाव से या लोगों के भाव के अभाव से वो नहीं जा पाते हैं। तो हमने उनके इस मन को पूरा करने का प्रण लिया कि मैं जितना हो सकता है हर साल पूरी जिंदगी करूंगी ये सब, कि 100, 200 जैसे जैसे अगर मेरा सामर्थ्य बढ़ता है, क्योंकि अभी मैं सब कुछ अपने तरफ से कर रही हूँ, तो मैं लोगों के जो वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं, वो महिला पुरुष जो भी हैं, उनको यात्रा कराऊंगी। जहाँ जहाँ उनका मन होगा वैसे वैसे ग्रुप को लेकर के, कि किस ग्रुप को कहाँ मन है, तो वैसे वैसे वहाँ के गाँव के लोगों के साथ उनको यात्रा पर भेजूंगी, साथ में खुद भी जाऊंगी। तो एक तो ये हुआ। दूसरा बात कि पर्यावरण जो वृक्ष लगाने का बात है, वो पर्यावरण के समृद्धि के लिए है। क्यों? आपको पता है कि हर मनुष्य को, आपको, मेरे को जो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है प्रकृति द्वारा, उसको बनाने में 16 वृक्ष लगे हुए हैं। हम एक साल में 16 वृक्षों का ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हम कितने लगाते हैं? हम इतने, आप पॉपुलेशन देख लीजिए, इतने लोग, सबको ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम ऑक्सीजन क्रिएट करने वाला स्रोत को हम नहीं बढ़ाएंगे तो प्रकृति डिसबैलेंस हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने सोचा कि हर आदमी कम से कम 16 वृक्ष लगाए। तो मैं सबको बताती भी हूँ, और मैं सोचती हूँ कि सब मेरे हैं, तो कम से कम काराकाट क्षेत्र में मैं हर साल
4,500 वृक्ष लगाती रहूंगी। मतलब मैंने सोचा है 2-2.5 लाख का वृक्ष मैं एक अपना बजट तैयार किया है कि इतना मैं लगाती रहूंगी हर साल। और मैं खुद नहीं लगाऊंगी, मैं वहाँ के जैसे हर गांव के पहले अभी शुरुआत किया है, अपने क्षेत्र के छोटे बड़े सारे मंदिरों पे आम के वृक्ष लगवा रही हूँ और वहाँ के बुजुर्ग आदमी के हाथ से। और उस वृक्ष को मैंने नाम दिया है समृद्धि का वृक्ष, कि जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे क्षेत्र में समृद्धि बढ़ेगी। और वो देखिए, आम का पेड़ तो ऐसी शुभता लिए होता है, सबको पता है आम शुभ होता है, आम सबको पसंद भी है। और मंदिरों पे लगाए जाना अपने आप में मेरे को पता नहीं कहाँ से आइडिया आया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जो भी मैं कर रही हूँ ये। तो ये पर्यावरण में समृद्धि के लिए है। और आपने क्या पूछा कि क्या क्या, क्योंकि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। मैम इसी पे आते हैं। मैम अभी आपने बताया कि आप अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, जब बड़े स्केल पर करेंगी हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, हाँ। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा, तब आप चीज़ों को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। तो आपको लगता है कि आपको चुनाव में जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल। जिस लक्ष्य और उद्देश्य से मैं यहाँ पे आई हूँ वो है बिहार समृद्धि। और इस चीज़ को मैं तो तभी इस सपने को साकार रूप दे पाऊंगी जब मैं पॉलिटिकल पावर में जाती हूँ, क्योंकि तब मैं लोगों के लाइफ में अच्छा अपलिफ्टमेंट ला सकती हूँ, अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती हूँ और बड़े नंबर के लोगों पे, मतलब बहुत बड़ी संख्या में बेहतर इफ़ेक्टिवली काम कर सकती हूँ। तो निश्चित रूप से अगर मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मेरे कहते हैं ना, अभी 2 भुजाएं हैं, तो मैं अष्टभुजी बन जाऊँगी, तो मेरी पावर बढ़ जाएगी, मेरा सामर्थ्य बढ़ जाएगा, तो मैं काफ़ी कुछ कर पाऊँगी अपने लोगों के लिए। एकदम सीधा सवाल और एकदम स्ट्रेट आंसर चाहूँगा, लोकसभा कौन सी होगी? जन्मभूमि काराकाट संसदीय क्षेत्र, जिसकी सेवा मैंने आरंभ की है। चाहे टिकट मिले चाहे ना मिले, सेवा मुझे यही करना है। टिकट मिल जाता है तो बहुत अच्छा, यही काराकाट संसदीय क्षेत्र। अब आते हैं आगे। कहते हैं बिहार में ब्रेन की कमी नहीं है, बिहार में एक से एक ब्रेन रहा है। अगर यूपीएससी की लिस्ट देख लें या मल्टीनेशनल कंपनीज देख लें या आईआईटीज देख लें, सब जगह बिहार के लोग भरे पड़े, लेकिन बिहार से ब्रेन्स पलायन कर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्यों लगता है बिहार में लोगों को वापस आने की ज़रूरत है? आप आई जैसे, वैसे और लोगों को आने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बोला ना कि बिहार के पास ब्रेन्स की कमी नहीं है, ये कमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। मुझे लगता है हमारे बिहार में वर्ल्ड क्लास टैलेंट है। जिस भी ब्रेन को अपॉर्चुनिटी मिलता है पढ़ने का, खिलने का, बढ़ने का, तो इस फर्टिलिटी को तो जैसे पंख लग जाते हैं। लोग जैसे हमारे ही हस्बैंड देखिए कितने अच्छे जगह पे हैं। आप जैसे आपने कहा कि सब जितने आईएएस आईपीएस हैं और भारत के कितने स्टेट्स में, सब बिहार से, बहुत सारे लोग बिहार से गए हुए हैं। तो यहाँ बस अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो पूछना ही नहीं है। दूसरी बात, और जिसकी कमी है तो मैं वो अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करना चाहती हूँ कि हम अपने ब्रेन का बेहतर इस्तेमाल कर पाएँ, जो कि इधर उधर स्कूल के पीछे घूम करके, स्कूल ना होने की वजह से स्कूल ना जा करके गाय भैंस बकरी चराने में जो अपना टाइम दे दिए अभी तक, इधर उधर, क्योंकि कहते हैं ना खाली दुकान दिमाग शैतान की दुकान, तो कुछ काम नहीं है तो छोटी छोटी बातों पे उलझ गए, तो अपनी एनर्जी को उन्होंने वेस्ट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि सब एनर्जी को, सारे पावर को एक आकार दिया जाए, एक शेप दिया जाए, तो उसके लिए भी काम कर रही हूँ। अब आपने पूछा कि लोगों को आने की ज़रूरत है, तो ज़रूर देखिए, मैं भी पता नहीं आती कि नहीं आती, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से, महादेव ने मुझे प्रेरणा दी और मैं आई हूँ, और एक झटके में मेरा लाइफ चेंज हुआ है, एक झटके में। और मेरा डिबेट चला मेरे हस्बैंड के साथ, उन्होंने बोला कि तुम ये लाइफ जीती हो, तुम वहाँ रहोगी कैसे जहाँ बिजली कटता है, जहाँ लोग छींटाकसी करते हैं, ताने करते हैं। अच्छा करोगी तो भी लोग टांग खिंचाई करेंगे। मैंने बोला मैं सबको हक देती हूँ करने का, क्योंकि वो सब मेरे भाई बंधु हैं, चाहे जिस वर्ग के हैं, जिस बुद्धि के हैं, जिस विचार के हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका दोष नहीं है। देखिए, मेरे को इमोशन आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि उनको सच कभी बताया ही नहीं गया है। दुर्भाग्यवश हमारे बिहार की वो राजनीति रही है जिसको जाति में, वर्गों में बांट करके लोगों को अशिक्षित रखा गया, ज्ञान से दूर रखा गया। तो जो उनके पास है उसी हिसाब से बोलेंगे ना, तो मैं उनका वेलकम करती हूँ, मेरे को कोई शिकायत नहीं। मैं वो किसी जाति को, किसी पार्टी को, मेरे दिल में है वो, मैं सबके लिए काम करूँगी। फिर मैं आ गई यहाँ। मैंने एक ब्रोशर देखा है, उस ब्रोशर में देखा कि अमूमन यहाँ उद्योग मंत्री शाहनवाज होते थे, उसके बाद समीर महासेठ हुए, कई उद्योग मंत्री हुए, जय कुमार सिंह हुए। काफ़ी प्रयास उन लोगों ने किया कि बिहार में कंपनीज आएँ, कंपनीज आई भी, लेकिन आई और जाने की भी गति बराबर रही।
आपके हिसाब से मैंने जो ब्रोशर देखा उसमें बड़े पैमाने पर मल्टीनेशनल आई आपके गांव में, ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ, अगर ऐसा है कि लोगों ने ट्राई किया और नहीं आई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस प्रयास में ही कमी रह गई थी। क्योंकि मैंने प्रयास किया, लेकिन मैंने उतना अभी नहीं प्रयास किया। अभी तो मैंने कम ही प्रयास में ये कंपनी आ गई। क्योंकि कंपनियों से जब मैंने बात की, जब पहले उन्हें यही पता चला, कुछ तो हमारे जानकारी के थे, जब उन्हें ये पता चला कि मैं सब कुछ छोड़ के अपने जन्मभूमि को सेवा देने चली गई हूँ, तो उन्होंने मेरे को कुछ चीज़ ऑफ़र किए कि हमारा भी सहयोग ले लो, हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। जो आप करने गए हो, सबको नहीं मौका मिलता जाने का, क्योंकि हम लोग काम में लगे हुए हैं और आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, तो हमारा भी कुछ ले लो। मैंने बोला कि देखो, मेरे पास इतना है, अभी जितना मेरे को ज़रूरत लग रहा है उतना है। अगर आप दे सकते हो ना, तो मेरे अच्छी शिक्षा के अभाव में जो मेरे छोटे भाई बेरोजगारी में अपनी ज़िंदगी इधर उधर व्यतीत कर रहे हैं। आप समझते हैं कि एक बेरोजगार आदमी के लाइफ में कैसी सुबह होती है, कैसी रात गुजरती है, कैसे दिन होते हैं, कितने लोगों की नज़रें उनके ऊपर होती है, कितने मायूसी में जीते हैं, कितने अर्थ के अभाव में जीते हैं। तो मैंने बोला कि उनका तो दोष नहीं, अब शिक्षा ही नहीं मिली उस तरह के, हमारे यहाँ टीचर ही है उस तरह के, स्कूल में कोई शिक्षा पर ध्यान ही नहीं। तो उन लोगों के लिए अब पहले मुझे भी नहीं पता था, अब दुनिया देखने के बाद लगता है कि अरे बढ़िया शिक्षा के बुलबुते तो हम अंधेरे में रोशनी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो दुख वाला जो लाइट जलता है ना, आता है जाता है, वही कभी व्यवस्था थोड़ी ठीक हुई फिर ढीली पड़ गई, या डिम ही वोल्टेज हमेशा रहता है, शिक्षा का स्तर एकदम लो रहता है। तो हमारे छोटे भाइयों को नौकरी नहीं मिली, अवसर बिहार का पढ़ा लिखे को जल्दी बाहर में जॉब नहीं मिलता, कुछ एक शहरों को छोड़ दीजिए, कुछ एक स्कूल अपवाद में हैं। तो आप उनको हमारे यहाँ आइए और हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को आप हायर करिए। तो कोई एकाध ने शर्त रखा कि अब बताइए, हमें तो मैन पावर चाहिए ही कंपनी में, लेकिन हम किसी को भी कैसे ले लें, आप उनको ट्रेंड करिए, उनका स्किल डेवलप करिए, उसके बाद लेंगे। मैंने बोला, सीधे बोला, मेरे पास इतना जीवन में टाइम नहीं बचा कि मैं अब उनको स्किल डेवलपमेंट करने का कोर्स शुरू करूं, उनको ट्रेंड करूं, फिर आप आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपको एक चीज़ का मैं गारंटी देती हूँ कि आप हमारे जिन बच्चों को ले जाएंगे ना, आपको कोई शिकायत नहीं है। बस आप उनको ट्रेंड करिए, उनको अवसर नहीं मिला क्योंकि उनके पास बुद्धि बहुत है, बस एक ही योग्यता है कि काम करने की अगर इच्छा प्रबल है तो आप बस उनको ले जाइए और देखिए कि आपको कैसा, आपके कंपनी को वो ताकत देंगे। तो पता नहीं कैसे लोग राजी हो गए और हमारी 30 कंपनियों से बात हुई थी, लेकिन उसमें 16-17 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था और वो बोले कि हर साल हम आते रहेंगे। मतलब जो और 30 से बात हुई तो उन्होंने बोला हम आते रहेंगे मैम, आपके यहाँ हमेशा आते रहेंगे और आपके हम। तो मैंने सोचा है कि कम से कम हर साल 1000 लोगों को मैं जॉब देती रहूँ, मतलब महादेव के थ्रू देती रहूँ मैं जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हर व्यक्ति की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, लेफ्ट विंग की या राइट विंग की, 2 विंग चलते हैं, लेफ्ट विंग या राइट विंग। तो किरण प्रभाकर की आइडियोलॉजी लेफ्ट की है कि राइट की है? राइट इज ऑलवेज राइट, ये तो वर्ड ही बता रहा है। क्योंकि पता नहीं कैसे ये सब जनजात संस्कार हैं, ये सब खून में है कि देखिए, मैं मानती हूँ कि कुछ तो आदमी का इंडिविजुअल संस्कार होता है, फिर मैं ये भी मानती हूँ कि आदमी का पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, कुछ तो हमारे इस मतलब वातावरण जो है, माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसका भी देन होता है। तो संजोगवश मुझे सब कुछ राइट मिला। मेरे कर्म भी ऐसे पिछले जन्म में रहे कि प्रारब्ध भी राइट मिला। मैं अच्छे दिल दिमाग के साथ, अच्छे शकल सूरत के साथ, अच्छे परिवार में, अच्छी परवरिश, अच्छा साथ, मुझे सब कुछ अच्छा मिला। सिवाय कि ज़िंदगी में अगर कोई एक कंप्लेन है मेरे, तो पता नहीं बताऊं कि नहीं, लेकिन बताना तो ज़रूरी है। अक्सर मैं किसी की निंदा नहीं करती, लेकिन फिर भी उस समय लालू का ये राज्य था जब हम पढ़ते थे, और चोरी करना ही कहा जाता था कि श्रेष्ठ काम है, क्योंकि आप एकमात्र हो सकते हैं जो कि अपनी किताब नहीं खोल के लिख रहे हैं, आप अपनी याद से लिख रहे हैं, लेकिन आपके सारे साथ वाले किताब खोल के लिख रहे थे। वैसे शिक्षा व्यवस्था की प्रोडक्ट हूँ मैं,
लेकिन एक बार मैंने पापा से ही बोला कि पापा आज तो इतना छूट था कि लगा कि चोरी ही कर लें, तो मेरे पापा ने 2 दिन मेरे से बात नहीं की थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का था। तो उसका अभाव है मेरे लाइफ में कि शिक्षा मुझे नहीं मिली ढंग की जो मुझे चाहिए था, क्योंकि अगर कहिए तो मैं आईपीएस कंप्लीट करना चाहती थी, लेकिन वो सब कुछ मिल नहीं पाया। तो कोई नहीं, उसका कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छा होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेता हूँ। सवाल ये कि अगर टिकट नहीं मिलता है किरण प्रभाकर को, तो क्या ये समाज सेवा जारी रहेगी और ये काराकाट से बाहर निकल के बिहार को समृद्ध करने के लिए बिहार के नक्शे पे आएगी? देखिए, मैंने बोला ना, टिकट मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी खुद की बुद्धि बल, मेरा बाजू बल और मेरा सारा पैसा जो भी मेरे पास अर्थ है, संचित है या जो कमा रहे हैं, वो सब कुछ मेरे लोगों के लिए रहेगा। और ज़िंदगी भर, आपने बोला कब तक, तो शायद जब तक सांस रहे, लेकिन ये भी पता नहीं सच नहीं होगा, क्या पता मैं कहीं बेड रिडन हो जाऊं, तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जब तक अपने पैर पे खड़ी रहूं, जब तक मेरा ये दिमाग काम करता रहेगा, मैं अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि आप जानते हैं मैंने एक तरह से संन्यास ले लिया उस लाइफ से, क्योंकि अब पता नहीं लोगों को लगता है बहुत तकलीफ में है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये मेरे जीवन का और एक पर्पस भी मिल गया, तो ये मैं जीवन भर करती रहूँगी। दूसरी बात कि जो आपने बोला काराकाट से निकलकर पूरे बिहार के लिए, तो मैं बिहार समृद्धि के लिए आई हूँ। शुरुआत मैंने काराकाट से की है। मेरा तो है, आपको मैं बता रही हूँ कि 15-20 साल में बिहार का नक्शा कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, उसके बारे में लोगों का परसेप्शन कुछ ऐसा हो जाना चाहिए कि जिस तरह से अभी डाउन दिखाया जा रहा है उस तरह से अप हो जाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो सब करेंगे। एक सवाल और मेरे जहन में बच गया। नई सरकार बनी है बिहार में, डबल इंजन की सरकार बनी है, तो इसमें मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, 2 डिप्टी सीएम हैं। क्या कहेंगे उन लोगों से, कोई मैसेज देंगे उन लोगों को? बिल्कुल, अगर डबल इंजन की सरकार तो बन ही गई, तो देखिए, कहते हैं ना कि राम जी का आना व्यर्थ तो होता नहीं है। 500 साल बाद राम जी को घर मिल गया है और राम जी उनकी मूर्ति मुस्कुरा दी है, जो कि, और वो देख रहे हैं कि हमारे जीवन में कि कितना बड़ा दिन आया, तो ये व्यर्थ तो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों की बुद्धि ठिकाने होगी, जिन्होंने पाप किए हैं अपने पाप का भुगतान भी करेंगे, ठीक है। तो कर्म फल देगा, जिन्होंने अच्छा किया अच्छा देगा, बुरा किया बुरा देगा। हाँ, मैं उनसे ज़रूर प्रार्थना करूंगी कि ये डबल इंजन की सरकार सच में डबल की रफ्तार दिखाए। आप लोग ऐसा ही प्रयास करिए, राम जी साथ रहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। किरण प्रभाकर थी, जिनसे अलग अलग विषयों पे हमने बातचीत की और इन्होंने भी खुलकर अपनी राय रखी है। पॉजिटिव सोच के साथ बिहार आई हैं। टिकट मायने नहीं रखता, समाज सेवा मायने रखता है। चूँकि पॉलिटिकल पावर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने और अपने एरिया को बड़ा करने के लिए, तो ज़रूरत उस तौर पे देख रही हैं। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना।